आज के दिन की सबसे बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई केंद्र सरकार से आ रही है जानकारी, जिसके मुताबिक देश में 13 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। यानी 13 जनवरी से वैक्सीन लगने की प्रक्रिया आरंभ होगी, यानी इसकी शुरुआत होगी। कोरोना पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि देश में टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बताया गया है कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद टीकाकरण शुरू हो सकता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दो तरह की वैक्सीन इस वक्त भारत के पास मौजूद है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को लेकर ये दोनों ही वैक्सीन पर अभी आपको बता दें कि लेकिन जो एक वैक्सीन है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, जिसको लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रारूप को तैयार किया जा रहा था। और उसी के तहत ये बड़ी खबर, टीकाकरण अभियान 13 जनवरी को पूरे देश भर में शुरू होगा। और इस शुरुआत से ही आप एक बात समझ लीजिए, वो कोरोना जिसको लेकर बीता एक साल लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ रहा, लेकिन साथ ही आपको बता दें ये बड़ी खबर टीकाकरण अभियान से जुड़ी हुई, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में टीकाकरण की तैयारियों के पूरे होने की जानकारी दी गई है। बताया गया कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद टीकाकरण शुरू हो सकता है। 13 जनवरी को आपको बता दें कि यह टीकाकरण अभियान शुरू होगा। 3 जनवरी को वैक्सीन को मंजूरी मिली थी और 10 दिन के बाद यानी 13 तारीख से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्नेहा मोरदानी सहयोगी हमारे साथ हमारी जुड़ी हुई है। स्नेहा, इस बड़ी खबर के क्या मायने हैं, न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए? बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये एक ऐसे समय में आ रहा है जब हम बात कर रहे थे कि एक साल हुआ है बिल्कुल ऑलमोस्ट 30 जनवरी को, जबकि पहला कोविड-19 का केस इंडिया में रिपोर्ट किया गया था। लेकिन एक साल के भीतर एक वैक्सीन का आना, और एक नहीं 2 वैक्सीन का आना जो कि रेडी है रोल आउट के लिए, क्योंकि भारत बायोटेक ने भी ये कहा है कि 20 मिलियन डोजेस हमारे रेडी है। सीरम इंस्टीट्यूट की डोजेस तो 50 to 60 मिलियन डोजेस वो रेडी है ही, लेकिन ये कहना कि एक और वैक्सीन रेडी है और इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन रेडी है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इमरजेंसी यूज आने के बाद उसे 10 दिन से आप कैलकुलेट करिए, हम 13 जनवरी को इस कैलकुलेशन के हिसाब से वैक्सीन रोल आउट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी सारी तैयारी हो चुकी है। कोविन ऐप है जो कि बैकबोन है वैक्सीनेशन ड्राइव का, उससे तैयार किया गया है। ड्राई रन सरकार का कहना है कि सक्सेसफुल है। ड्राई रन एक बार नहीं 2 बार हो चुकी है। इनफैक्ट पहले ड्राई रन जो हुई थी वो 4 स्टेट्स और स्टेट्स में हुई थी। इसके बाद जो ड्राई रन 2 जनवरी को हुई है, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हुई है और ड्राई रन सक्सेसफुल रहे हैं। इस सब तैयार है। बैच क्लियरेंस हो चुका है DSR लैब कसौली में, भारत बायोटेक के बैच क्लियरेंसेस हो गए हैं और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की बैच क्लियरेंसेस हो गए हैं। आधार पूनावाला ने एक इंटरव्यू में हमें कहा था नेटवर्क 18 को कि इस समय हमारी तैयारी इस हद तक है कि बस हमें वैक्सीन को ट्रक्स में लोड करने की देर है। हम ऐसे तैयार है कि हम डिपोज में, जो 4 डिपोज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, इसके डिटेल्स भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए थे, वो डिपोज में हम वैक्सीन पहुंचाएंगे। वहां से स्टेट्स जो है वो वैक्सीन को पिक करेगी और अपने वैक्सीनेशन साइट्स में लेके जाएगी। इस समय गवर्नमेंट का ये कहना है कि 29,000 वैक्सीन साइट्स हैं इंडिया में, जो कि इंक्रीज होगा जैसे हमारे पास ज्यादा डोजेस आएंगे और ज्यादा लोगों को हम इनोकुलेट करने का प्रोग्राम बनाएंगे, वैसे वैक्सीनेशन साइट्स इंक्रीज होगा। लेकिन ये डोजेस जो है वो स्टेट्स प्रोक्योर करेगी और डायरेक्टली नहीं करेगी, सेंटर के थ्रू करेगी। स्टेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है ये ऑलरेडी कोविन ऐप में डिटेल्स भर दिया गया है। ये सारे डिटेल्स एटलीस्ट 75 लाख लोगों का जो डिटेल्स है वो कोविन सॉफ्टवेयर ऐप में ऑलरेडी है और इस तरीके से जो सारे फाइनल टचेस हैं इस प्रोग्राम के वो हो चुके हैं।
स्नेहा, साथ ही इस वैक्सीन के रख रखाव और किस तरह से ये आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे आपने कहा कि ये स्टेट प्रोवाइड तो कराएगी लोगों को, लेकिन सीधे तौर पर जो उस पर ध्यान रखा जाएगा वो केंद्र सरकार के जरिए रखा जाएगा। ऐसे में स्टेट वाइज तरीके से भेजा जाएगा या सबको एक साथ भेजा जाएगा? प्रोसेस क्या है जो अपनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, सबको एक साथ दिया जाएगा। स्टेट्स इन वैक्सीन को पिक करेंगी। स्टेट्स ने अपने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेंटर को दे दिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिया है अपने एरिया में कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने हेल्थ केयर वर्कर्स है। हर स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग है। जो बड़ा स्टेट है जैसे कि राजस्थान या यूपी, जाहिर है उसमें ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, वैसे स्टेट में डोजेस ज्यादा जाएंगे। छोटे स्टेट में कम डोजेस जाएंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से प्रायोरिटी ग्रुप्स आइडेंटिफाई किया है। ये काम अक्टूबर नवंबर तक हो चुका था, तो इसका जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस समय बस तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है और एट द एंड ऑफ द डे जो वैक्सीनेशन ड्राइव होगा वो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। स्टेट का काम यहाँ तक अभी लिमिटेड है कि वो वैक्सीन को डायरेक्टली प्रोक्योर करें और स्टेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये क्लियर है कि जो पहला पॉपुलेशन है, जो प्रायोरिटी ग्रुप जो आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, वो 3 करोड़ पॉपुलेशन ग्रुप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देगी, ये स्पष्ट है। लेकिन 27 करोड़ पीपल जो 30 करोड़ में है, उनको कैसे दिया जाएगा वैक्सीन? स्टेट्स और सेंटर में इस तरह के जो कॉस्ट डिवाइड होंगे वो कैसे डिवाइड होंगे? ये सब का ये सब की जो फाइनल डिस्कशन है वो अभी सरकार कहती है कि ये डिस्कशन ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है कि जो फर्स्ट 3 करोड़ पॉपुलेशन होगा उनको जो वैक्सीन दिया जाएगा वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप बता रहे हैं फर्स्ट जो 3 करोड़ पॉपुलेशन है उनको फ्री में दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए कर्मी हैं, साथ ही बुजुर्गों की बात भी की जा रही थी, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको भी ये प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन एक आम आदमी जो इस वक्त इस खबर को देख रहा है उस तक वैक्सीन पहुंचने में तकरीबन, अगर आप बता पाएं, कितने दिन लग सकते हैं? अगर हम ये देखें कि कोविशील्ड जो है वो सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि आदर पूनावाला का ये कहना था कि जैसे ही वो डोजेस रेडी करेंगे सरकार के लिए और इनफ प्रायोरिटी ग्रुप्स को दे दिया जाएगा और उनके पास इनफ स्टॉक पाइल इन डोजेस का होगा, वो मार्च तक ये वैक्सीन को मार्केट में उतार सकते हैं। ये हमारा उन्होंने ये हमें एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो वैक्सीन को मार्केट में उतारने का जो प्रोसेस है इसके लिए कोई अलग से कोई खास अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन DCGI के साथ डिस्कस करने के बाद एक ही बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जो लोग वो 30 करोड़ पॉपुलेशन ग्रुप में नहीं है, जिनको इस समय सख्त जरूरत नहीं है, मार्च तक उनको वैक्सीन मार्केट में मिल सकता है एक रेगुलर प्रोडक्ट के तौर पे, जैसे एक रेगुलर मेडिकल प्रोडक्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी केमिस्ट शॉप में। वो मार्च अप्रैल तक वैक्सीन डेवलपर्स का ये कहना है कि वैक्सीन मार्केट में उतारी जा सकती है। मैं इसलिए ये भी कहना चाहती हूँ एक बार फिर से सरकार की तरफ से सुन लेते हैं, जो 13 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होना है उस पर क्या कहा गया है? जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। मैं दिल्ली का रुख कर लेती हूँ, प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। प्रियंका, 13 जनवरी से टीकाकरण अभियान कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू होगा, वहां लोग आपके साथ मौजूद हैं। इस टीकाकरण अभियान पर वो क्या सोच रखते हैं, क्योंकि इस पर विवाद भी खूब हुआ। जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी खबर अगर कहें इस साल की तो कहना गलत नहीं होगा। लंबे समय से लोग इंतजार करते, कोई लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं। अब ये वैक्सीन फाइनली 13 तारीख से लगनी शुरू होगी, कैसा रिएक्शन? नहीं, अगर 13 तारीख से लगेगी तो हम बड़े खुश हैं। हमें साल भर से इंतजार है कब हम अपना इस मास्क को हटा के घूमेंगे यहाँ पर। हाँ, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि दवाई भले आ जाए लेकिन ढिलाई नहीं।
ढिलाई नहीं, मगर वैक्सीन लगने के बाद तो कुछ तो असर पड़ेगा ना, कि हमारे को क्या कहते हैं, डर भी नहीं रहेगा कि हमें कोरोना हो जाएगा, या वैक्सीन तो तैयार है ना। ठीक है, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है ये जो वैक्सीन आ रहा है, ये पूरे देशवासियों के लिए, इंडिया के जितने भी हैं, सबको बहुत खुशखबरी की खबर है कि हमारे देश में पहले ये जो वैक्सीन आया है, लगने के बाद जो कोरोना मुक्त भारत हो जाएगा। अब ये देखिए आप, पहले यूएस ने बनाया, फिर जर्मनी ने बनाया, अब इंडिया ने बनाया। इस सबको लगना चाहिए। लगने के बाद जितनी भी पब्लिक है सब कोरोना मुक्त होकर हिंदुस्तान में रहें। जिंदगी में धीरे धीरे कदम रखेगी जैसे पहले रहते थे। आपको क्या लगता है इस साल की सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी? जी, इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है, दिवाली से कोई कम नहीं है कि कोरोना वायरस का टीका मिल गया हमको। हाँ, और लगना भी शुरू हो रहा है अब तो। लगना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि ये दूसरे देश में भी सप्लाई करेंगे और हमारे देश के भी नागरिकों को लगेगा ये। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना इंतजार था वैक्सीन का कि लगे लोगों को? इसका तो पूरे साल से इंतजार था मैडम। हाँ, 2020 तो पूरा इंतजार में निकल गया। पूरा इंतजार में निकल गया। मास्क लगाते लगाते थक गए। आपने तो इसलिए मास्क लगाया भी नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं, आपको वैक्सीन का इंतजार था सर? वैक्सीन का इंतजार हमें नहीं था, कि हमें इंतजार इस चीज का था कि देश लौटेगा क्या, लेकिन देश जीता है, देश बचा है। बहुत बड़ी करेंसी, बहुत देश का बहुत बड़ा पैसा जो फॉरेन बाहर जाना था। हाँ। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये एक वैक्सीन अपने यहाँ बन रही है। हाँ। और बहुत बड़ा देश का पैसा जो है, जो फॉरेन वैक्सीन। आपको इंतजार भले नहीं था, लेकिन टीका आपको भी फेज 2 में लगेगा, आपको इंतजार था? इंतजार तो था, और आज देश हमसे वैक्सीन लेगा। हाँ, जो भारत पे आज तक बोलते थे। हाँ, कि तो ये भी दो देख रहे हैं आप, दो तरीके की बातें लोगों के सामने से यहाँ आ रही है कि एक तो बहुत खुश है, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि इससे भी लोगों को बहुत खुशी है कि बाहर भी देश क्योंकि वैक्सीन बना चुका है, बाहर भी लोगों को जाएगी। यानी कि हम किसी और से वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, बल्कि सप्लायर भी रहेंगे, ऐसी उम्मीद भी लोग यहाँ पर जता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी इस वैक्सीनेशन के शुरू होने को कहा जा सकता है। जी प्रियंका, विवाद भी खूब हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो टीका नहीं लगवाएंगे, कुछ ने इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया था। उसको ये लोग कैसे देखते हैं? बड़ी बात तो क्या होगी। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका, आवाज अगर पहुंच रही है तो कुछ राजनीतिक दलों ने यहाँ तक कह दिया था, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पूरी सियासत हुई थी। अखिलेश यादव ने तो कहा कि हम लगवाएंगे ही नहीं, ये बीजेपी का टीका है। तो ऐसे लोगों पर क्या राय है वहां पर मौजूद लोगों की? साथ ही कुछ लोगों ने इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया था, उस पर क्या कहते हैं ये लोग? जी बिल्कुल, अब ये वैक्सीन आ रही है सर, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने बोला हम नहीं लगाएंगे, बीजेपी का टीका है। अब 13 तारीख से लोगों को लगने शुरू होने वाली है। आपको लगता है कि अब राजनीति करने वाले भी टीका लगवाएंगे? सभी लगवाएंगे बीमारी से बचने के लिए। हाँ। जब सांप जब बिल में होता है तो सपेरा बीन बजाता है, बीन। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 2021 में इंडिया में आ गई वैक्सीन। हाँ। तो सब लगवाएंगे। आपको लगता है जो राजनीति कर रहे थे आप, उनका क्या? जी, ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनके पास तो पैसा है, ये अपना पैसा देके कहीं भी लगवा लेंगे। एक 2 लाख रुपया भी अगर इनका लगेगा तो इनका कुछ नहीं जाएगा। और जो आम नागरिक है उनको बेवकूफ बना रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो यही लगवाएंगे ना। और ये इंडिया की वैक्सीन बनी है तो ये बढ़िया ही होएगी। भारत सरकार तब कह रही है कि सब चीज चेक करके बनाए, तो अब साइंटिस्ट तो इतने बेवकूफ होंगे नहीं कि ऐसे बना देंगे। इसमें धर्म का भी एंगल ला रहे थे लोग, कोई कह रहा था सुअर की चर्बी है, कोई कह रहा था गाय का खून है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है, कोई चीज हम उपलब्ध करते हैं उसमें हम अपनी चीज में खुद ही कमी निकाल देते हैं। ये हमारे में बहुत कमी है। कुछ भी है, लेकिन अब हिंदुस्तान पे कोरोना वैक्सीन है, ये सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, कोरोना वैक्सीन है ही नहीं, बल्कि 13 तारीख से टीकाकरण शुरू भी हो जाएगा। फेज 1 हेल्थ वर्कर, फिर फ्रंट लाइन वॉरियर, फिर 60 साल से ऊपर के लोग, फिर 50 साल से ऊपर के, फिर 50 साल से नीचे वो जिनको कोमॉर्बिड डिजीज है। 13 तारीख से टीका लगना शुरू हो रहा है। साल की शुरुआत में ऐसी खुशखबरी का इंतजार था? हाँ, बिल्कुल इंतजार था, और हमें बड़ी खुशी है टीकाकरण हिंदुस्तान में आ गया है। हाँ। हमें सुरक्षा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, बीजेपी पार्टी का, इन्होंने प्रयास किया हमारी सुरक्षा के लिए, बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, 13 तारीख से टीकाकरण। हाँ, और भी बात बोल सकता हूँ। हम सभी चांदनी चौक के व्यापारी, यहाँ पर हमारा एक मंदिर। जी, उस मुद्दे पे भी हम लोग अभी बात करेंगे, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। सर, 13 तारीख से टीकाकरण शुरू हो रहा है देश में, ये इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार कर रहे थे तमाम देशवासी। निश्चित रूप से एलोपैथिक में विश्वास करने वाले सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, परंतु एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए, हिंदुस्तान में योग और आयुर्वेद की दवाइयों के कारण से 98% लोग ठीक हुए हैं। जी, और ये तो पूरे साल भर हम लोगों ने देखा भी है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति भी इस पर हो रही थी, अखिलेश यादव ने कहा हम नहीं लगाएंगे, बीजेपी का टीका है, राहुल गांधी ने इस पर कमेंट किया, तो लगता है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत
राजनीति हो रही है, परंतु इस देश के अंदर छपास और दिखास की बीमारी इतनी जबरदस्त फैल गई है। उल्टे सीधे बयान दो जिससे टेलीविजन पे आ जाएं, 9 बजे की बहस के अंदर हमारा नाम हो जाए, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान देते हैं। अंदर से इनकी भी पिलपिली हो रही है कि हमारे को टीका लगा जाए चुपचाप में, जिससे हम सुरक्षित रह सकें। तो साफ तौर पर यहाँ पर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि बयान हाथी के दांत जो है वो खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और है। ऐसे में भले ही बयान दे रहे हैं, लेकिन टीका सबकी जरूरत है और ऐसे में ये खुशखबरी देश भर के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी कहीं लोग, एक बात जो साफ हो जानी चाहिए वो ये कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो शुरू होने जा रहा है तो लोग मास्क हटाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अभी ये पूरा प्रोसेस चलेगा जिसमें कुछ महीने लग सकते हैं और ऐसे में आपको मास्क लगाना है और जो उचित दूरी का नियम है उसे अपनाना है। हमारे साथ अमित पांडे विजय चौक से जुड़े हुए हैं। अमित, सरकार ने इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या तरीका अपनाया है, उसका स्वरूप क्या है? देखिए, पूरा का पूरा खाका यहाँ तैयार हो गया है। 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है। इसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है और बाकायदा उनका एक डेटाबेस बनाया गया है। हर जिला प्रशासन के पास वो आंकड़ा मौजूद है कि किन किन लोगों को वैक्सीन दी जानी है और इसके अलावा किन परिस्थितियों में वैक्सीन रखी जानी है, किस टेम्परेचर में, किस सेंटर में कितना स्टॉक रहेगा, इन सब का विवरण संबंधित जिला प्रशासन के पास है और वह सूची एक केंद्रीय सेंटर पर वो एकत्रित हो चुकी है। तो ये पहले चरण की वैक्सीन की ये तैयारी, इतनी पुख्ता तैयारी है यहाँ पर हमारे देश की। करीब 15-20 दिन पहले से ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। आज उत्तर प्रदेश में थी, इससे पहले अलग अलग जगहों पर ये ड्राई रन हो चुकी है। यानी कि अब हमारे देश में करीब 1.5 लाख के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, एनजीओ हैं जिनको पता है कि वैक्सीन आएगी तो कितनी देर में उनके सेंटर में कितने लोग को दी जाएगी। तो एक पुख्ता होमवर्क भारत ने किया और जब वैश्विक परिस्थितियां थी उनको देखते हुए यह पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। पहले जब वैक्सीन शुरू हुई थी, टीकाकरण शुरू हुआ था कोरोना वैक्सीन का अन्य देशों में, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन में, तो कुछ दिक्कतें आई थी और सबसे अच्छी चीज़, सबसे बेहतर चीज़ भारत ने वही से सबक लिया कि हमें क्या होमवर्क करना है और उसी होमवर्क के तहत आज ऐसा आधारभूत हमारे पास सुविधा तैयार हो चुकी है। 3 करोड़ लोगों को कुछ ही दिनों में वैक्सीन देने की एक पूरी की पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधा मौजूद है। जी बिल्कुल, और मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, दीपक रावत हमारे साथ है। दीपक, लोगों से पूछिए, 13 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है, क्या कह रहे हैं वो इस वैक्सीन को लेकर? जी प्रीति, बहुत बड़ी खबर है और लोगों के बीच में खुशी भी बहुत ज़्यादा है इस बात को लेकर, क्योंकि 13 तारीख अब बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में जब लगना शुरू हो जाएगी वैक्सीन तो खुशी और ज़्यादा होगी। यहाँ लोग हमारे साथ 13 तारीख से अब वैक्सीन लगने की बात की जा रही है। 13 तारीख से शुरू हो जाएगा, हालांकि आम लोगों तक पहुँचने में इसको थोड़ा वक्त लग सकता है। कितनी खुशी है कि अब वैक्सीन जिसका लंबे समय से इंतजार था वो अब आ गई है। देखिए जी, जिस तरह हमारा पिछला साल गुजरा है डर और भय में, अगर वैक्सीन सरकार ने बना दी है और सुनने में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं 13 तारीख से लगनी भी चालू हो जाएगी, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है सारे देशवासियों के लिए कि अब हम थोड़ा सा बेफिक्र ये हो सकते हैं। ढिलाई नहीं बरतनी है, लेकिन एक चीज़ का हमें पता है कि भाई इस बीमारी का ट्रीटमेंट आज सरकार के पास है। सर, लंबे समय से इंतजार था, अब जब ये खबर सुनी कि 13 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी तो कितनी खुशी है? खुशी बहुत है जी। वैक्सीन लगने के बाद क्या है, लोग सेफ हो जाएंगे और अभी बीमारी ज़्यादा है बाजार में, तो अच्छी बात है। आप बताइए कितनी बड़ी खबर है ये आपके लिए, क्योंकि वैक्सीन का इंतजार तो सबको ही है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। और इसमें हर जो समाज के कुछ ऐसे गठन हैं जो बोल रहे हैं हाँ जी ये मोदी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन नहीं है, ये वैज्ञानिक जो डॉक्टर्स ने बनाई है, ये उन्होंने बनाई है वैक्सीन। मतलब जो राजनीति इस पर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। हर चीज़ में किसी न किसी षड्यंत्रकारी में राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम होगा उसमें मोदी है, मोदी है, मोदी है। लेकिन लगातार पिछले दिनों बयान आ रहे हैं, वो बयान ठीक है वैक्सीन को लेकर? बयान तो ठीक नहीं है, वैक्सीन ठीक है। वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन होनी चाहिए। देखिए ये बताइए, वैक्सीन अब आ रही है, क्या कहेंगे उस पर? 13 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, वैक्सीन आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको राजनीति इस पे करनी ठीक नहीं है। वो मोदी जी की नीयत खराब हो रही है, सब बात का श्रेय जो है मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस वो ले रही है। तो सबका अपनी अपनी राय है, लेकिन इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है प्रीति। सब लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वैक्सीन अब 13 जनवरी से जब लगनी शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंचेगी और उसके बाद जो है ये जिसका इंतजार लंबे समय से था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसलिए खुशी भी हर किसी के चेहरे पर है जब उन्हें इसके बारे में पता चल रहा है। जी जी बिल्कुल। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दूं,
टीकाकरण अभियान 13 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा। सरकार ने इस टीकाकरण अभियान को लेकर क्या कहा है, सुन लीजिए आज की सबसे बड़ी खबर। जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। और इसी के साथ ही आज की दूसरी अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से खबर, जहां एक प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना वर्षों पुराना मंदिर तोड़ा गया। आज इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और गौरीशंकर मंदिर से मार्च निकाला। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इलाके के लोगों का कहना है कि जब दूसरे धार्मिक स्थानों के लिए छूट है तो मंदिर ही क्यों तोड़ा गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो मंदिर जिसको तोड़े जाने के बाद गुस्सा है बजरंग दल और BHP के कार्यकर्ताओं में। उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला है वहां गौरीशंकर मंदिर तक। साथ ही उस पूरे मंदिर के इलाके को बैरिकेड किया गया है ताकि कोई वहां दाखिल ना हो सके और मामले को शांत कराने के लिए सुरक्षा बल वहां तैनात किया गया है। मोदी जी को कह रहे हैं, न सोनिया गांधी को भी, कोई सी भी पार्टी आए और इस मंदिर को पूर्ण स्थापित करे जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी मांग ये है कि जो रातों रात के अंदर धोखा देकर MCD और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक की उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। सीधे रुक कर लेते हैं। चांदनी चौक से जुड़ी हुई है प्रियंका कांडपाल, साथ ही दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं चांदनी चौक से ही। प्रियंका, जरा बता दीजिए इस पूरे मामले पर वहां के लोग क्या कहते हैं, मंदिर तोड़ा जाना उचित था या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, एक एक करके सबके रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन ये बताइए, ये जो मंदिर तोड़ा गया क्या सोचते हैं इस पे? बहन जी, ये मंदिर 50 साल पुराना मंदिर है। मैं रामकिशन शर्मा, प्रधान कूचा नटवा व्यापार संघ, 50 साल से इस मंदिर को देख रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ सारे व्यापारी आते हैं। यहाँ सभी धर्मों के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह हैं। लाल किले से लेकर के जैनियों का मंदिर है, गौरीशंकर मंदिर है, उसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज है, उसके बाद फतेहपुरी मस्जिद है। सभी धर्मों के यहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारे सभी हैं, लेकिन किसी को नहीं छेड़ा गया। आज तक इतिहास में किसी मंदिर को नहीं गिराया गया। इसी के ऊपर दाव क्यों आ रहा है? इसी को क्यों तोड़ा गया, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। आपकी क्या राय है जो मंदिर तोड़ा गया? दोबारा आऊंगी आपके पास। मैं दीदी एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो इस मसले पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। BJP वाले आम आदमी पार्टी पे निशाना लगा रहे हैं, आम आदमी वाले BJP पे लगा रहे हैं। ये कोई राजनीति विषय नहीं है, ये हमारे जो आस्था का विषय है, हनुमान जी का विषय है। और जितनी भी यहाँ जो भीड़ इकट्ठी है, ये कोई ना BJP से है ना आम आदमी पार्टी से। हम यहाँ के लोकल लोग हैं जो भगवान हनुमान जी की हर मंगलवार आके पूजा करते थे और हर शाम को मंगलवार की को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है। और आज से नहीं, पिछले 50 साल से यहाँ पे हो रहा है। इस वजह से हम इस मंदिर को चाहते हैं यहाँ पे इसका पूर्ण निर्माण हो। अगर हाँ, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये इसको रोका जा सकता था, तोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्या सोचते हैं? मैम, रोका क्यों नहीं जा सकता था? हमारा मंदिर ये 50-60 साल हो गए। केजरीवाल जी को ये लग रहा था कि ये मंदिर बीच में अड़चन बना रहा है हमारे। अगर ये चांदनी चौक का सौंदर्यकरण हुआ है तो ये मंदिर का सौंदर्यकरण नहीं हो सकता। यह मंदिर हमारा इतना बुरा लग रहा था तो इसको साफ कर दो, चांदनी चौक बहुत खूबसूरत लगेगा। और जिस दिन जा सकता था, आपकी क्या राय है जो मंदिर तोड़ा गया? सरकार चाहती तो मंदिर नहीं टूटता। अच्छा, सरकार, अथॉरिटी सब नहीं टूटता तो क्या सोल्यूशन हो सकता था? सोल्यूशन ये हो सकता था, इस देश की राजनीति का दोहरा चरित्र है। अगर कोई दूसरे धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को यहाँ पे तोड़ा जाता तो यहाँ के एरिया की स्थिति ऐसी नहीं होती। यहाँ के आसपास की स्कूटियाँ जला दी जाती, गाड़ियाँ जला दी जाती, बसें फूंक दी जाती। तो मैम, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है साफ तौर पे। सर, आपको क्या लगता है
इसको रोका जा सकता था, कहीं और शिफ्ट किया जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था और इसे किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं था। और मंदिर इसी जगह होनी चाहिए और मंदिर होनी चाहिए। आपको लगता है अभी मंदिर यही बनना चाहिए? मैडम ये मंदिर अगर इनको ज्यादा तकलीफ है रोड पे तो ये ट्रांसफार्मर है इसके साथ में लगा दिया जाए, उतनी ही जगह गिरेगी जितनी एम्बुलेंस से लेकर इतना ही बड़ी है। बड़ी बसें सब यहाँ पे आसानी से पास हो सकती थी। हम यहाँ के लोकल हैं, मंदिर को तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 150 साल हो गए। उस दिन ऐसे बैरिकेड लगा दिए जैसे यहाँ छावनी बना दियो पूरे इलाके में, गलियों में से नहीं निकलने दिया किसी को भी, मंदिर तक आने की कोई इजाजत ही नहीं थी। इतना तगड़ा मतलब इंतजाम पुलिस का था। और जितने भी नेता थे उस दिन उस समय रात में कोई नहीं था, केवल मंदिर के बीच ही लोग लोकल जो थे। 150 साल पुराना मंदिर है ये, 150 साल से इस मंदिर का यहाँ पे अस्तित्व है। 26 जनवरी निकलती रही, सब कुछ हुआ, लेकिन ये मंदिर कभी भी आज तक किसी के लिए बाधक नहीं बना। आज जो चांदनी चौक का पूर्ण सौंदर्यकरण हो रहा है, उस सौंदर्यकरण में भगवान बाधक हो गए। क्या किसी भी सौंदर्यकरण में भगवान का मंदिर बाधक हो सकता है? नहीं हो सकता। लोगों की यहाँ पर यही राय है कि मंदिर बाधक नहीं था, अगर सोचा जाता तो कोई सोल्यूशन निकल जाता। आपकी क्या राय है? मंदिर बचाया जा सकता? आपको क्या लग रहा है मंदिर बचाया जा सकता है? अच्छा, अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ प्रियंका। यहाँ पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मंदिर तोड़े जाने पर क्या कहा है। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी ने उनसे बात की है, आइए सुनिए वो पूरी बातचीत। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर के तोड़े जाने के बाद सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं जो कि सांसद हैं बीजेपी के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मनोज जी, क्या कहना है आपका जिस तरह से चांदनी चौक में हुआ है? देखिए, ये तथाकथित हनुमान भक्त की हनुमान जी की प्रति ये जो भाव है वो दिल्ली को दिखा है। चुनाव के समय अपनी आस्था को भुनाने के लिए जो हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं, वो चुनाव के बाद लेटर लिख करके कोर्ट में खड़े हो करके और हनुमान जी का मंदिर तोड़वाते हैं। प्राचीन मंदिर था वो भी। तो इससे बहुत दुख है, निंदा कर रहे हैं इस घटना की। और अरविंद केजरीवाल की सरकार को हम भी और हमारी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी मांग कर रही है कि इसको तुरंत हनुमान जी के मंदिर को प्रतिष्ठापित किया जाए। लेकिन क्या विकास के काम में इस तरह से कोई भी धार्मिक स्थल आए तो उसको कहीं शिफ्ट करने के आप लोग सपोर्ट में हैं या नहीं? ये सबके लिए एक ही जैसा नियम बनना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि हमने देखा कि निजामुद्दीन ब्रिज पे एक हनुमान जी हुआ करते थे, उनको शिफ्ट किया गया क्योंकि वो रास्ता बनाना था पूरा। यहाँ क्या दिक्कत है? शिफ्टिंग अच्छी बात है ना, ये तो पूरे तोड़ दी गई। हम तो लगातार ही डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण के हमसे ज़्यादा पक्षधर कौन होगा। लेकिन हम उसका अगर कोई रास्ते में कोई बाधा, कोई मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी है, तो उसका एक रास्ता निकालते हैं, उनको शिफ्ट करने का रास्ता निकालते हैं, समाज को बिठा के करते हैं। यहाँ तो ज़बरदस्ती उसको तोड़ दिया गया। ये दुख की बात है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग इसके लिए? ये सरासर आम आदमी पार्टी की सरकार का निर्णय है और ये सीधे जिम्मेदारी रिलीजियस कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन को जाती है और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को जाती है। अब चूंकि हम इस समय तो एक रास्ता दे रहे हैं कि इसको तुरंत पुनर्प्रतिष्ठापित किया जाए उसी जगह पे, वहाँ से न हो, कहीं भी अगल बगल भी हो सके, रास्ता निकाल के करें, लेकिन कर देना चाहिए। ये जो तोड़ा है ये तो बहुत ही गलत है और बहुत दुखद है। चलिए, शुक्रिया। तो एक सॉल्यूशन जो है मनोज तिवारी दे रहे हैं कि इस मंदिर को, जो मंदिर तोड़ा गया है, उसे कहीं और जो है शिफ्ट कर सकते हैं, आसपास कहीं फिर से उसको बैठा सकते हैं ताकि इस तरह के विवाद ना हो। जयपाल रावत के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दीपक, बजाय कि इस मंदिर को कहीं शिफ्ट किया जाता, तोड़े जाने पर क्यों तवज्जो दी गई? देखिए प्रीति, जाहिर तौर पर मंदिर को शिफ्ट करने की बात कही गई थी। पहले भी ये कहा गया था कि अगर मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता है या मंदिर के रहते रहते इस पूरे निर्माण कार्य को किया जा सकता है। वो तस्वीर आपको दिखा दी कि ये वो निर्माण कार्य है जो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इसके बीचों बीच में ही वो मंदिर था जिस मंदिर को यहाँ से हटाना पड़ा। अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, देर रात का समय था, उस देर रात के समय में ही पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद से ये ठीक सामने जो आपको तस्वीर नजर आ रही है जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ पर ही ये मंदिर था जिस मंदिर को अब हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद से तमाम छोटे बड़े संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दिक्कत
दिक्कत जिनको सबसे ज़्यादा हो रही है वो है यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये मंदिर तोड़ा गया तो उस वक्त उनमें से कोई यहाँ पर मौजूद था या नहीं था, अगर था तो क्या उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की या किस तरीके से इसको लेकर लगातार राजनीति होती रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की लगातार हम कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये जो मंदिर आपके सामने ही था, आप तो यहाँ पर रोज़ दुकान में आते हैं, काम करते हैं, ये कैसे तोड़ा गया? उस वक्त क्या यहाँ पर कोई था? नहीं भाई साहब, नहीं था। ये कितने साल पुराना रहा होगा? अभी मेरे को नहीं मालूम। ये बताइए कि ठीक किया गया जो मंदिर तोड़ा गया? सर इसके बारे में नहीं बता सकता। मंदिर तोड़ना क्या ठीक था? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं। आप बताइए सर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है ना? गलत, बहुत गलत है। ये जो इसको लेकर राजनीति अब हो रही है कि एक कह रहा है एमसीडी ने तोड़ा, एमसीडी कह रही है दिल्ली सरकार ने तोड़ा, क्या इस तरह की राजनीति अब पहले होती, पहले बातचीत करते तो ये मंदिर बच जाता? हाँ, ये बच जाता। ये कोई नेता नहीं आया, कोई भी पार्टी नहीं आई, आम आदमी पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कोई इसमें नहीं आया आगे। अब जो लोग आ रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको दुकानदारी करने में दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत हुई है, बहुत प्रदर्शन हुआ, बहुत दिक्कत हुई है। आज 2 बजे दुकान खुली है और कल संडे को भी 2 बजे दुकान खुली थी। परेशानी हो गई है? बहुत परेशानी हो रही है। तो परेशानी हो रही है, ये बताइए कि लगातार लोग अब आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या ये विरोध प्रदर्शन पहले किया जाना चाहिए था? ये बताइए। तो ये करना चाहिए था भैया जी, करना चाहिए था, करना चाहिए था। हाँ जी। तो ये जो हुआ है, जिस वक्त ये हुआ है, उस वक्त क्या आप में से कोई यहाँ पर मौजूद था? नहीं, तब हुआ था, तब कोई मौजूद नहीं था उस टाइम पे, मगर रात के टाइम हुआ है 2-2:30 बजे के बाद में ये चक्कर। क्या लगता है कि यही एकमात्र सोल्यूशन था या कुछ यहाँ पर किया जा सकता था? मंदिर को तोड़े बगैर भी काम किया जा सकता था? नहीं किया जाता था बगैर मंदिर के भी। मंदिर नहीं टूटना चाहिए था। मंदिर तो 40-50 साल पुराना है, काफी पुराना मंदिर है। तो ये आप बताइए। तो ये लोग हैं प्रीति, जो लगातार ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। ये तमाम लोग हम आपको दिखा रहे हैं कि जो व्यापारी हैं, जो वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि देर से दुकान खोली है क्योंकि लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का जमावड़ा है। ऐसे में कुछ और लोग हैं। अंकल, ये जानना चाहेंगे, आपकी दुकान के ठीक सामने ही मंदिर था, कितना पुराना पहले ये मंदिर था और जब इसको तोड़ा गया क्या उस दौरान आप में से कोई यहाँ पर था? थे, लेकिन तोड़ दिया तो क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ भी नहीं चला। इसको तोड़ना ठीक है आपको लगता है तो गलत ही, लेकिन अब तोड़ दिया तो क्या कर सकते हैं। अब इस पर राजनीति हो रही है? हो रही है, पूरी राजनीति हो रही है। आप बताइए, कितनी दिक्कत हो रही है अब दुकान? बहुत दिक्कत हो रही है हमें तो, बस 3-4 दिन से इतनी परेशानी हो रहा है जिसके हम बता नहीं सकते हम आपको, और इसके काफ़ी हमें नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मंदिर तोड़ा गया वो गलत ही है, बहुत गलत है। उससे मंदिर से कोई रास्ते में किसी चीज़ की अड़चने नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती तोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अड़चन आती थी, इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं था ऐसा। तो देखिए प्रीति, साफ तौर पर दुकानदारों को कहना है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और इस दिक्कत की वजह से वो दुकान भी नहीं खोल पा रहे हैं। तो ऐसे में अब परेशानी जो बड़ी है उसका जिम्मेदार आखिर कौन, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो यानी कि मंदिर से ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन मंदिर को तोड़े जाने के बाद जो हालात बन रहे हैं प्रियंका, उससे वहां के लोगों को ज्यादा परेशानी है और ये परेशानी आने वाले दिनों में और ज्यादा हो भी सकती है। जी बिल्कुल, और मैं ताज़ी तस्वीरें आपको स्पॉट की दिखाऊं तो यहाँ देखिए कि सुरक्षा बलों को किस तरीके से तैनात किया गया। ये आप देख रहे हैं एंटी राइट गियर में तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है और उस दिन से मौजूद है जिस दिन से मंदिर को तोड़ा गया है। ये आपको पूरी लोकेशन अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सुरक्षाकर्मी है ना सिर्फ स्पॉट के पास बल्कि इस पूरे इलाके में इसी तरीके से तैनात है। और बताया जा रहा है कि जिस दिन से मंदिर को तोड़ा गया है तब से ही इस पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक बार आपको मैं स्पॉट दिखाऊं, ये वो स्पॉट है जिसको फिलहाल आप देखिए चारों तरफ से बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। ये आप स्पॉट देख रहे हैं, इसी पेड़ के साथ सटा हुआ था मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति और शिव जी का मंदिर यहाँ पर था, तो इसको पूरा तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है, बिल्कुल बीचों बीच है मार्केट के, और इसको यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, रस्सियों से बांधा गया है और ताकि बैरिकेड को कोई हाथ से खिसका ना सके पूरे इलाके को किया। और साथ में आप देखेंगे कि सुरक्षाकर्मी जो है मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह जब से इसको तोड़ा गया उसके बाद से यहाँ पर शांति भंग ना हो उसको लेकर तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद है। देखिए आप फुल एंटी राइट गियर में है, यानी कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी यहाँ पर पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों को इस जगह को खाली करने के लिए सुरक्षाकर्मी जो है वो बोल रहे हैं। इसी के चलते ये पूरा इलाका भी आपको खाली नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर जब ये मंदिर टूटा है तो उसके बाद जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर बढ़ी है, पुलिस की तैनाती यहाँ पर बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं मार्केट में आने जाने वाले लोगों के मन में जरूर डर है कि यहाँ सिचुएशन कब खराब हो जाए मालूम नहीं चलेगा। और इसी का जो भुगतान है वो यहाँ के दुकानदार भी कर रहे हैं। जी, और इधर मंदिर के तोड़े जाने पर बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर हमला किया है और पूछा है कि खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल के राज में हनुमान मंदिर क्यों तोड़ा गया। आज मंगलवार है, बजरंग बली के भक्त बजरंग दल को जहां मंदिरों में होना था,
हनुमान मंदिर के लिए चांदनी चौक की सड़कों पर आना पड़ा। औरंगजेबी शासन के विरुद्ध प्रचंड प्रदर्शन हुआ। न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहे जाने के बावजूद दिल्ली के तख्त से मंदिर के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। ये मुगलिया बुलडोजर सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों चलते हैं? क्या राजधानी के सभी मंदिर, सभी मस्जिद, मदरसे और चर्च अवैध हैं? आप तो स्वयं को हनुमान भक्त बताते हैं। उन्होंने अपनी इस लाइन में यह भी कहा है कि क्या राजधानी के सभी मंदिर, मस्जिद और मदरसे, आप कीजिएगा, चर्च वैध हैं? और आप तो स्वयं को हनुमान भक्त बताते हैं, ये मंदिर पर ही हमला क्यों है? चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के बाद इलाके में लोगों ने नाराजगी जताई है। ये एक बार ये तस्वीर में मैं आपको दिखा दूं जहाँ पर लोग कह रहे हैं, ये देखिए बीच का इलाका है जहाँ पर फिलहाल पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये भी इनका कहना है कि मंदिर जो था वो इतना चौड़ा भी नहीं था। अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी उसको शिफ्ट कर सकते थे, तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बात वही कि विकल्प के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। और ये बात मेयर का कहना है कि दिल्ली सरकार को लिख के दी, दिल्ली सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आप रिकॉर्डिंग बाद में कर लीजिएगा, जरा अपनी राय पहले बता दीजिए। आपको क्या लगता है सर, ये मंदिर शिफ्ट किया जाना चाहिए था? नहीं किया जाना चाहिए। शिफ्ट नहीं करना चाहिए था? शिफ्ट करना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। तोड़ना नहीं चाहिए था। आपकी क्या राय है सर? ये मंदिर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए था। ये यहाँ था, वहीं रहना चाहिए। तो फिर ये काम तो कैसे होता जो अभी बन रहा है डेवलपमेंट का काम? ये डेवलपमेंट का काम तो और भी बहुत तरीके से हो रहे हैं। अभी इस पे जैसे बीच में लगा रखे इन्होंने ये ट्रांसफार्मर दिए हैं, वो दिए हैं। उस चीज को शिफ्ट करके भी किया जा सकता था इसको। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर के लिए अगर जगह थी तो मंदिर के लिए भी जगह होनी चाहिए। इस मंदिर पे साक्षात हनुमान जी का पहरा है। आपको मैं ये बता रही हूँ, जिन्होंने ये मंदिर तोड़ा उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मंदिर बनवा दे 1 हफ्ते में। अब वरना उनका जिस टाइम गदा पड़ेगा हनुमान जी को संभाल नहीं पाएंगे। लोगों की आस्था है उस मंदिर के साथ और भावुक है लोग उस मंदिर के बारे में बात करते हुए। सर कोई सोल्यूशन था आपको लगता है अगर शिफ्ट कर दिया जाता या सेंटर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता? हाँ। तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ। और न होगी। अच्छा। मंदिर को सेंटर में शिफ्ट कर बनवा के सरकार दे दे, सेंटर में लोकेशन भी बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी बाजार की। हाँ। और मंदिर की जहाँ का रहेगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मेरी मान्यता ये। दीपक जरा वो मंदिर की तस्वीर दिखाइए और ये बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता था कि अगर पुनर्विकास का काम करना भी था तो उस मंदिर को ऐसे का ही ऐसा रहने दिया जाता और विकास का काम भी होता और धार्मिक सौहार्द भी बना रहता? जी प्रीति, लगातार यही बात कही गई थी कि अगर मंदिर यहाँ पर है तो मंदिर को हटाने की क्या ज़रूरत है। मंदिर के साथ साथ ये विकास कार्य किया जा सकता है। ये तस्वीर हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, ये जो जगह है यहाँ पर देखिए पहले तो किस तरीके से वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 गाड़ियाँ मौजूद है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती है, सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए ये तैनाती की गई है। एक तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये वो कार्य है जो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। पुनर्विकास का काम है जो कि यहाँ पर पिछले 1 साल से किया जा रहा है। हालांकि इसके बीच में कई सारी अड़चनें आई, कई अतिक्रमण थे जिनको हटाने की बात कही गई थी। कोर्ट में भी मामला गया। जब कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, इनको अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसकी जिम्मेदारी किसी का तय नहीं की और बाद में कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा कि इस मंदिर को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। मंदिर ही नहीं बल्कि इसके अलावा 2 से 3 चीज़ें और हैं जिनको भी हटाने की बात चल रही है। लेकिन ये देखिए किस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल तैनात हैं, उसके साथ साथ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हर आने जाने वाले शख्स से पूछा जा रहा है कि वो किस काम से यहाँ पर आया। अगर वो खरीदारी के लिए आया है तो ठीक है, अदरवाइज किसी को यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ठीक सामने की प्रीति ये तस्वीर है जहाँ पर ये आपको पीपल का पेड़ नजर आएगा। इसी पेड़ के नीचे वो मंदिर था जिस मंदिर को रातों रात हटा दिया गया है। रात के करीबन 2 से 3 बजे का वक्त बता रहे हैं जब ये मंदिर हटाया गया। उस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान, नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और उस दौरान ये हटाया गया है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा रोष है पूरे इलाके में। व्यापारी जो है वो नाराज़ है। उनका कहना है कि लगातार उन्होंने इसको लेकर कई सारे मेमोरेंडम जो है दिल्ली सरकार को भी दिए, नगर निगम को भी दिए, तमाम पदाधिकारियों से बातचीत की कि इसको लेकर कुछ हल निकाला जाना चाहिए। 2 से 3 साल से इस पर चर्चा की जा रही थी लेकिन उस चर्चा के दौरान भी कोई हल कभी निकला नहीं। लेकिन अब जब ये टूट गया है तो उसके बाद जिस तरीके का हंगामा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ये कह रही है, दिल्ली सरकार, कि नगर निगम से भी इस बारे में बातचीत हुई थी। उनसे ये कहा था कि मिलकर कोई सुझाव निकाला जाए ताकि कुछ हल निकल सके, लेकिन कोई हल निकाला नहीं गया। अब जब इस पर हंगामा हो रहा है तो उसको लेकर 2 तरीके से बात की जा रही है कि दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी जिसमें राज करती है और बीजेपी शासित नगर निगम की बात की जाए, क्योंकि 2022 में नगर निगम के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अगर जब चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है तो इसमें राजनीति भी जाहिर है इसमें होगी, क्योंकि तमाम बयान अब सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों के मन में गुस्सा भी है क्योंकि मंदिर जो है वो आस्था का प्रतीक होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे नाराज़ हैं। इसलिए लगातार इस पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी प्रियंका,
आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस पूरे विवाद के लिए कितना एमसीडी को जिम्मेदार मानते हैं और कितना आम आदमी पार्टी की सरकार को? जी बिल्कुल, पहले ही लोग यहाँ पर कह चुके हैं कि उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, चलिए आप मुझे बताइए कि ये जो मंदिर टूटा है, आप एमसीडी को जिम्मेदार मानते हैं, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो जी सभी को जिम्मेदार मानते हैं। ये हिंदुओं का मंदिर है, सभी नेताओं को उस पर बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा करना चाहिए। क्यों? अगर हिंदू धर्म के साथ जो नहीं है, हम उस किसी पार्टी के साथ नहीं। आपको किसकी गलती लगती है, एमसीडी की, दिल्ली सरकार की, किसकी? ये तो दोनों की गलती लगती है जी, दोनों की ही गलती लगती है। दिल्ली सरकार ने अगर कोई प्रावधान रखा तो एमसीडी ने उसे पूरा करा, तो दोनों की ही गलती है, किसी भी पार्टी से। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? ये दिल्ली सरकार की गलती है, क्योंकि ये जो सुंदरीकरण का रोड का फैसला किया है, ये केजरीवाल ने अपने लिए बटोर रहे हैं। हाँ, पीडब्ल्यूडी का, कि हम सुंदरीकरण कर रहे हैं। ये केजरीवाल कह रहे हैं ना कि हम सुंदरीकरण कर रहे हैं, तो फिर मंदिर तो केजरीवाल ने तोड़वाया है। आपको क्या लगता है, एमसीडी की गलती है, दिल्ली सरकार की गलती है, कि दोनों की गलती? कोर्ट का फैसला था, केजरीवाल को पेश होना चाहिए था कोर्ट के अंदर, कि अपने वकील पेश करता कि हाँ भाई ये ऐसा मामला, तो उनके कोर्ट में पेश नहीं हुई। दिल्ली सरकार के कोर्ट में वकील पेश नहीं हुई, इसलिए उनके कारण टूटा है। सारा केजरीवाल का पिटीशन डलनी थी कोर्ट में, उसके लिए केजरीवाल जी के लिए एक लेटर पैड चाहिए था, उसमें लिख के वो अगर देते तो पिटीशन हाई कोर्ट लेता। उन्होंने लिख के। क्या लगता है सर, ये जो मंदिर टूटा है, ये किसकी गलती है, एमसीडी की, दिल्ली सरकार की, किसकी? दिल्ली सरकार की गलती है। जो धार्मिक स्थल है ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए, सिर्फ केजरीवाल की गलती है, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है? केजरीवाल की गलती है, केजरीवाल की गलती है। आपको क्या लगता है, एमसीडी की गलती नहीं है? मैम केजरीवाल की गलती है। मैम केजरीवाल, मैम आज विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था। मैम केजरीवाल का मैं अभी कुछ दिनों पहले भाषण देख रहा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि हम वीर सावरकर को लोगों की बच्चों की टेक्स्ट बुक में वीर सावरकर का मामला क्योंकि अभी नहीं है, मंदिर को किसी मंदिर को सबसे बड़ी बात है दिल्ली गवर्नमेंट की गलती है। और सबसे बड़ी बात है मैडम, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी, मैं लोकल हूँ जी। ठीक है। ये बताइए कि जिस दिन मंदिर तोड़ा जा रहा था, किसकी फोर्स थी वहाँ? कम से कम 10-15 हजार फोर्स। कौन थे अधिकारी, किसके थे? दिल्ली पुलिस थी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस थी, एसएसबी थी, एमसीडी थी। एमसीडी थी। रात के 10-11 बजे तक हमने यहाँ पे लेट के यहाँ धरना दिया और एकदम ही 10 बजे आके हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। घेरने के बाद जो हमारे लोग बैठे हुए थे उन्हें उठा के ले गए थाने में, और यहाँ पे पीछे हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसे काट दिया गया नीचे से, और ले आके उसे पीछे एमसीडी ने पीछे टाउन हॉल में जमा कर रखा है। तो एमसीडी की मौजूदगी भी थी और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर थी। लगता है आपको कि अगर इसे सुलझाया गया होता, बैठकर बात की गई होती, शिफ्ट कर दिया होता, तो इतना बड़ा मामला नहीं होता? कोशिश बहुत करी। ये कई दिनों से कई बार दिल्ली पुलिस कई बार आई है इसको तोड़वाने के लिए, कई बार वापस गई है, मगर अब की बार एक प्लानिंग करी गई है, चाहे वो केजरीवाल की हो चाहे किसी की भी हो, वो प्लानिंग करके रात में पुलिस को भेजा है। और रात को जितने भी 20-25 लोग बैठे थे, सबको एक इधर फेंक करके सबको। अच्छा, तो ये बता रही हैं कि लोग उस दिन भी धरने पर थे, जिस दिन तोड़ने के लिए जो फोर्स थी वो आ रही थी, एमसीडी के जो लोग थे वो आ रहे थे, क्योंकि ये डेमोलेशन का काम एमसीडी का है, इसलिए मैं मौजूदगी के बारे में पूछना चाह रही थी। ये बताइए कि आपको लगता है कि बातचीत अगर यहाँ के लोगों से की होती, लोकल लोगों से की होती, एमसीडी और बात करी होती, तो ये माहौल ही नहीं बनता। इस पूरी समस्या का समाधान बीच का रास्ता हो सकता था, लेकिन उस पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। प्रियंका, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, शुक्रिया। साथ ही दीपक, आपका भी धन्यवाद। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के साथ आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भी मंदिर तोड़े जाने पर घमासान मचा है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक राम मंदिर तोड़ने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये लोग विजयनगरम के उस राम मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे जहां 28 दिसंबर को तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से राम की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों ने इन लोगों को रोक दिया, जिसके बाद ये लोग एक सड़क पर धरने पर बैठ गए और वहां पहुंची पुलिस ने जबरन इन लोगों को हटाना शुरू किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में जोरदार झड़प हुई। काफी देर तक चले हंगामे और धक्का मुक्की के बाद बीजेपी कार्यकर्ता किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन